7 वर्ष की जिया और 5 वर्ष की मिनी अपने मम्मी पापा और दादी के साथ बड़ी सी हवेली में रहते थे। उनके पापा शहर के बड़े उद्योगपति थे। बहुत खुशहाल परिवार था उनका। मम्मी पापा और दादी दोनों बच्चों पर जान छिड़कते थे। एक रात वो पांचों अपनी कार से किसी रिश्तेदार के घर शादी के फंक्शन से अपने घर को लौट रहे थे कि सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने अचानक उनकी कार को जोर से टक्कर मार दी। उस भयानक एक्सीडेंट में आगे की सीट पर बैठे जिया और मिनी के मम्मी पापा वहीं सड़क पर ही दम तोड़ देते हैं। पिछली सीट पर होने के कारण दादी जिया और मिनी को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन वो दोनों बिन माँ बाप के यतीम हो चुकी थी। भाई भाभी की मौत की खबर सुनते ही गांव से दादी के छोटे बेटे बहू यानी जिया और मिनी के चाचा चाची उनके घर पर आ गए। दोनों एक नंबर के चोर और झूठे थे। आते ही दादी और बच्चों से लिपटकर रोते हुए बोले, अम्मा, ये अचानक क्या हो गया जो भैया भाभी हम सबको छोड़कर इतनी जल्दी ऊपर वाले को प्यारे हो गए। दादी रोती हुई बोली, ऊपर वाले को ले जाना ही था तो मुझे उठा लेता। इन दोनों मासूम बच्चों के सर से माँ बाप का साया छीनने की क्या जरूरत थी। इस पर चाचा चाची मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोले, अम्मा, ऐसे मत बोलो। अभी हम दोनों छोटे बेटा बहू जिंदा है। हमें तो ऊपर वाले ने कोई औलाद नहीं दी, तो अब हम इन दोनों बच्चों को ही अपनी औलाद की तरह लाड प्यार से पालेंगे और आपकी भी पूरी सेवा करेंगे। अम्मा, हम दोनों एक साथ भाई साहब का पूरा कारोबार और हवेली भी मिलकर संभाल लेंगे। आप जरा भी चिंता मत करना। आखिर मुसीबत में अपने ही अपनों के काम आते हैं ना। इतना कहकर दोनों ने उनके घर में अपना अड्डा जमा लिया। दादी उन दोनों के स्वभाव को तो समझती थी, इसीलिए तो उनके साथ नहीं रहती थी। लेकिन अब उनके पास कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि उनके सिर्फ 2 ही बेटे थे, जिनमें से एक बेटा बहू तो खत्म हो गए थे। अब जो भी था उन दोनों का ही सहारा था। दोनों पति पत्नी ने आते ही हवेली के सबसे अच्छे और बड़े कमरे में अपना डेरा जमा लिया और घर के नौकरों पर धौंस जमा कर उनके जो दिल में आता वो खाने बनवा कर खाते। अपने कमरे में जाते ही पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, मुझसे ये प्यार हमदर्दी वाला ड्रामा अब और नहीं होगा, समझे। जल्द से जल्द बढ़िया से मस्का पॉलिश करके इसकी सारी प्रॉपर्टी हथिया लो, तो पीछा छूटे इन जंजालों से। अरे भाग्यवान, आहिस्ता बोलो, यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। थोड़े दिन अपनी एक्टिंग जारी रहने दो, समझी। फिर दोनों पति पत्नी नई नई योजनाएं बनाने लगे सारी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए। और एक दिन कंपनी के कागज पर साइन करवाने को कहकर दादी के छोटे बेटे ने सारी प्रॉपर्टी अपने और अपनी पत्नी के नाम पर करवाकर सब कुछ हड़प लिया। प्रॉपर्टी हाथ में आते ही पति पत्नी ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी और दोनों बच्चों का स्कूल छुड़वाकर अब वो दादी और नन्हे मासूम जिया मिनी से घर के सारे काम करवाते, ऊपर से उनसे मारपीट भी करते। दादी उनसे कहती, देखो, तुम दोनों जो भी बुरा करना चाहते हो मेरे साथ करो, क्योंकि गलती भी तो मैंने ही की है। तुम दोनों आस्तीन के सांपों पर भरोसा करके इसकी सजा इन दोनों नन्हे मासूमों को तो मत दो। इस पर चाची ने पलटकर दादी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोली, बुढ़िया, इन सपोलों की बड़ी हिमायती बनती है। कभी इतनी हिमायत हमारे साथ भी दिखाई होती। अरे नहीं, अम्मा का तो बस एक ही बेटा था, इन सपोलों का बाप। हमारी अहमियत तो कभी इनकी नजर में थी ही नहीं। हाँ, इसीलिए अपनी करनी का किया अब भुगतेंगे ये तीनों। चल बुढ़िया, जल्दी जल्दी हाथ चला, वरना खाने भी नहीं दूंगी तीनों को। हाँ। इस तरह हर रोज दोनों पति पत्नी उन तीनों को बातों से हाथों से मारपीट किया करते रहे। बच्चे अपने माँ बाप को याद करके और अम्मा अपने बड़े बेटे बहू को याद कर छुप छुप के रोया करते थे। कई महीने इसी तरह चलता रहा।
और एक दिन दादी को कोई खतरनाक बीमारी हो गई, तो उनके बेटे बहू ने दादी को तहखाने में बंद कर दिया और भूखी प्यासी मरने को छोड़ दिया और बच्चों से सारा काम करवाने लगे। जुल्म सितम से तंग आकर दोनों बच्चों ने एक रात मौका देखकर चुपचाप तहखाने में जाकर दादी को कमरे से बाहर निकाल लाए और तीनों उस हवेली से रातों रात भाग निकले। तीनों रात के अंधेरे में भागते भागते शहर से दूर सुबह तक किसी गांव के पास वाले सुनसान जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में कहा जाए उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तीनों बहुत ज्यादा थक गए थे और दादी का प्यास से गला सूख रहा था। दादी तो वहीं पर लेट गई। फिर जिया और मिनी पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगे। तभी मिनी की नजर एक पुराने से कुएं पर पड़ी। दोनों दौड़कर कुएं के पास पहुँचे तो कुएं के बाहर उन्हें एक सुनहरी मछली पानी के लिए तड़पती नजर आई। जिया और मिनी ने उस मछली को उठाकर कुएं के पानी में डाल दिया। तभी एक चमत्कार हुआ और उस कुएं से एक बहुत सुंदर सी परी निकली। उसने बच्चों से कहा, शुक्रिया बच्चों, तुम दोनों की वजह से मुझे मेरा रूप वापस मिला। मैं रूबी परी हूँ। बहुत समय पहले मैंने यहीं पर तपस्या करने वाले एक ऋषि मुनि पर इस कुएं का जल छिड़क कर उनकी तपस्या भंग कर दी थी, जिस वजह से उन्होंने मुझे श्राप देकर मछली बना दिया। मैं तब से जल के पास होकर भी जल के लिए तड़पती रही और आज तुम मासूम बच्चों की वजह से मुझे इस श्राप से मुक्ति मिली। बच्चों बताओ, तुम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हो? तो बच्चों ने रोते रोते सारी बात रूबी परी को बता दी, जिसे सुनकर परी को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी छड़ी से कुएं को छुआ तो वो कुआं सोने का बन गया और उसमें सुनहरा पानी लबालब भर गया। तब परी ने बच्चों से कहा, ये जादुई सोने का कुआं है। अब इसका पानी जो भी पिएगा उसे कभी कोई भी बीमारी नहीं होगी। वो हमेशा सुंदर और तंदुरुस्त बना रहेगा और जो कोई इस पानी से स्नान कर लेगा उसकी सारी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। इस कुएं का पानी कभी भी खत्म नहीं होगा। फिर परी ने बच्चों को एक जादुई छड़ी देते हुए कहा, इससे जो भी मांगोगे ये तुमको देगी और तुम तीनों की हरदम रक्षा करेगी और अगर इसे कोई चुराने की कोशिश करेगा तो ये उसकी मरम्मत भी करेगी। फिर परी ने अपने जादू से उन तीनों के लिए एक बहुत सुंदर सा घर बनाया। ऐसा करके परी वहाँ से गायब हो गई। जिया और मिनी फटाफट कुएं का पानी हाथ में लेकर दादी के पास आए और दादी को थोड़ा सा पानी पिलाया। दादी तो फटाफट उठ बैठी। फिर दादी को कुएं के पास ले जाकर पानी उनके ऊपर छिड़का तो चमत्कार हो गया। दादी की खतरनाक बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई और वो तीनों उस आलीशान मकान में रहने लगे। उनके आलीशान घर को देखकर पास के गांव वाले भी वहीं आकर बस गए। दादी, जिया और मिनी उस जादुई कुएं के पानी से सबकी बीमारी ठीक करते और जादुई छड़ी से धन मांगकर जरूरतमंद लोगों की मदद किया करते। इस वजह से वो तीनों बहुत लोकप्रिय बन गए और उधर चाचा चाची को उनके किए की सजा मिली। उन दोनों को भी खतरनाक बीमारी हो गई और उस जादुई सोने के कुएं की महिमा सुनकर वो दोनों भी वहाँ ठीक होने आए। लेकिन जादुई छड़ी उन्हें देखते ही उन दोनों पर इतना बरसी कि चाचा चाची की हड्डी पसली एक हो गई। उन दोनों ने दादी, जिया और मिनी से माफी मांगी तो उन्होंने माफ करके पानी उनके ऊपर छिड़का तो वो स्वस्थ हो गए। उसके बाद चाचा चाची ने सारी प्रॉपर्टी जिया और मिनी के नाम कर दी और सच्चे मन से उन दोनों को अपने बच्चे मानने लगे। अब उनका परिवार फिर से पूरा और खुशहाल बन गया था। दिसंबर का महीना चल रहा था और शहर में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। उसी शहर में मुस्कान नाम की एक लड़की रहा करती थी, जो कि दिखने में तो काफी खूबसूरत थी, लेकिन उसका रंग काला था। एक रोज मुस्कान और उसकी माँ बाजार से आ रही होती है। तभी कुछ शरारती बच्चे मुस्कान को देखकर चिढ़ाने लगते हैं। ये देखकर मुस्कान की माँ को बहुत बुरा लगता है और मुस्कान की माँ उन बच्चों को डांटना शुरू कर देती है। लेकिन मुस्कान अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें घर ले आती है और कहती है,
अरे माँ, आप उन छोटे बच्चों पर क्यों चिल्ला रही थी? वो तो नादान है। वो कोई नादान बच्चे नहीं है, शैतान है शैतान। देखा नहीं था किस तरह से तुम्हें तुम्हारे रंग को लेकर चिढ़ा रहे थे? अरे माँ, अब इसमें चिढ़ाना कैसा? मैं तो हूँ ही सच में काली। तो क्या हुआ? काला होना कोई पाप थोड़ी है। मुझे तो मेरा काला रंग बहुत पसंद है। और हाँ, अब से अगर कोई भी मुझे मेरे रंग की वजह से कुछ भी बोलेगा तो आप कुछ नहीं बोलेंगी। अरे क्यों ना बोलूं? अगर कोई मेरी फूल सी बच्ची का मजाक उड़ाए तो? मुस्कान अपनी माँ को बहुत समझाती है, लेकिन मुस्कान की माँ कविता उसकी कोई भी बात नहीं मानती और ना ही समझती है। फिर मुस्कान अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक सुबह मुस्कान अपने कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी वो अपनी माँ से कहती है, माँ जल्दी से मेरा नाश्ता लगा दो और हाँ, मेरा टिफिन भी पैक कर देना, मैं लेट हो रही हूँ। ये ले तेरा नाश्ता, तेरा टिफिन, जल्दी से नाश्ता कर ले और अपने कॉलेज चली जा। फिर मुस्कान फटाफट नाश्ता कर लेती है और अपनी माँ के हाथ का बनाया हुआ लंच बॉक्स लेकर अपने पर्स में रखती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। आज मुस्कान मन ही मन बेहद खुश थी और मुस्कान ज्यादा नर्वस भी थी, क्योंकि आज वो अपने कॉलेज में पढ़ने वाले सीनियर दीपक को प्रपोज करने वाली थी। आज तो 31 दिसंबर है, नए साल की शुरुआत होने वाली है और ये नए साल की शुरुआत मैं दीपक के साथ करना चाहती हूँ। मुस्कान कॉलेज पहुँच जाती है और कॉलेज पहुँचते ही अपनी क्लास अटेंड करती है और क्लास अटेंड करने के बाद सभी शाम को एक कैफे में मिलते हैं। तभी मुस्कान मन ही मन सोचती है, यही सही मौका है, मैं अभी दीपक को अपने दिल की सारी बात कह देती हूँ। मुस्कान, तुम भी बता दो तुम्हें क्या खाना है, मैं फटाफट ऑर्डर कर देता हूँ। तुम जो खाओगे मैं वही खा लूंगी और हाँ, जल्दी आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दीपक मुस्कान से सीनियर होता है, लेकिन दोनों काफी अच्छे दोस्त होते हैं। लेकिन वही मुस्कान मन ही मन दीपक को काफी पसंद करती है। ऐसे में दीपक और मुस्कान के साथ बाकी कुछ और दोस्त भी आए होते हैं। तभी दीपक खाने के लिए कुछ ले आता है। फिर दीपक मुस्कान से कहता है, हाँ मुस्कान बोलो, तुम्हें कुछ बात करनी थी ना? हाँ, वो मैं कह रही थी कि की ही करती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। ये सुनकर दीपक जोर जोर से हंसने लगता है। दीपक की हंसी सुनकर बाकी और दोस्त भी हंसने लगते हैं। तभी मुस्कान कहती है, इसमें हंसने वाली क्या बात है? तुम इस तरह क्यों हंस रहे हो? भला ऐसा मजाक सुनकर हंसूंगा ही, रोना तो नहीं आएगा? पर ये मजाक नहीं है, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा, मैंने तुम्हें उंगली क्या पकड़ाई, तुमने तो गला ही पकड़ लिया। माना कि मैं तुमसे अच्छे से बात करता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी भी काली पीली लड़की को मैं पसंद करने लगूंगा। दीपक, ये तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अपनी शक्ल कभी देखी है? तुम कितनी काली हो, ऊपर से तुम्हारा नाम मुस्कान है, देखकर ही हंसी छूट जाती है। शायद इसलिए तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम मुस्कान रखा है। वैसे तुम्हारे सामने तो एक काला कौवा भी फेल है और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करूँगा। ये तुमने सोच भी कैसे लिया? देखो तो जरा, इतनी हिम्मत आ गई कि कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़के को प्रपोज कर रही है, वो भी इतनी काली होके। ना तो अकल है और ना ही शक्ल, ऊपर से इसकी हिम्मत तो देखो, तुम सबके सामने मुझे प्रपोज कर रही है। दीपक सभी दोस्तों के सामने मुस्कान को ना जाने क्या क्या कहता है। ये सारी बातें सुनकर मुस्कान बहुत ज्यादा टूट जाती है और रोती हुई अपने घर चली जाती है और मन ही मन ये तय कर लेती है कि उसे किसी न किसी तरह से सुंदर बनना है। फिर क्या, मुस्कान अपने नए साल की शुरुआत नई मुस्कान के साथ करती है। वो एक पार्लर में जाती है और फेशियल से लेकर ना जाने क्या क्या ट्रीटमेंट अपनी बॉडी पर करवाती है, जिसके बाद उसे देखकर पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। मुस्कान का ये रूप देखकर उसकी माँ कविता कहती है, अरे बेटी मुस्कान, ये क्या, तूने तो अपना हुलिया ही बदल लिया, बिल्कुल अप्सरा लग रही है। अरे माँ, आप भी ना, मुझे शर्म आ रही है।
मैं तुझे काला टीका लगा देती हूँ, कहीं किसी की नजर न लग जाए मेरी प्यारी मुस्कान को। कितनी सुंदर लग रही है। मुस्कान को इस तरह से देखकर सारे मोहल्ले वाले हैरान थे कि एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि मुस्कान इतनी सुंदर लगने लगी। वहीं मुस्कान का एक दोस्त उसको इस तरह देखकर थोड़ा सा नाखुश था। मुस्कान साहिल को देखकर उससे कहती है, देख क्या रही हो, लग रही हो ना मैं सुंदर। नहीं तो किसने कहा, तुम जैसी नकचड़ी लड़की और सुंदर। हाँ, ये कोई हंसी की बात नहीं है। लेकिन सच बताओ, तुमने ये क्या करवा दिया? हर कोई मुझे काली काली कहता रहता था, अब कोई मुझे काली कहकर तो दिखाए। काला होना कोई पाप थोड़ी है। तुम तो वैसे भी कितनी सुंदर लगती हो। तुम्हारा रंग तो तुम्हारे ऊपर कितना खिलता था। फिर मुस्कान अपने कॉलेज पहुंचती है। मुस्कान का ये नया रूप देखकर दीपक और उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं। तभी एक लड़का कहता है, ये वही मुस्कान है ना जिसकी हमने कल इंसल्ट की थी? हाँ, ये तो मुस्कान ही है। इसने तो अपनी चाल ढाल ही बदल दी। ये तो किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही। लगता है इसने अपनी इंसल्ट को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। कहीं मैंने मुस्कान को कुछ ज्यादा ही तो नहीं बोल दिया? चलो एक बार मुस्कान के पास चलते हैं। पागल हो गए हो क्या? इतना कहकर दीपक वहाँ से चला जाता है। तभी दीपक के साथ रहने वाला एक दूसरा लड़का उससे कहता है, साल का नया दिन इतना बोरिंग नहीं जा सकता। चलो कुछ करते हैं। कह तो तुम सही रहे हो, साल का पहला दिन और इतना बुरा बिल्कुल भी नहीं। तभी वहाँ से एक बहुत ही सुंदर सी लड़की जा रही होती है। तो वो लड़का उस लड़की के आसपास घूमने लगता है और मौका मिलते ही उससे बात करने लगता है। लेकिन वो लड़की काफी अमीर और घमंडी होती है, जो उस लड़के के साथ साथ दीपक की भी बहुत बेइज्जती करती है। और दीपक के साथ रहने वाला वो लड़का वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। दीपक के साथ जो कुछ हुआ वो सब मुस्कान देख रही थी और ये सब देखकर मुस्कान मन ही मन सोचती है, ये लड़की कितनी घमंडी है। दीपक और उसके दोस्त की कितनी बेइज्जती की, पूरे कॉलेज में दोनों का तमाशा बनाकर रख दिया। तो वहीं दीपक को अब काफी ज्यादा बेइज्जती महसूस होती है। तब उसे समझ में आता है कि उसने कल मुस्कान के साथ कितना बुरा किया था और वो मुस्कान के पास जाकर कहता है, मुस्कान मुझे माफ कर दो, मैंने कल तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। बस दीपक, रहने दो। तुमने जो किया उसकी माफी तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली। मैं जानता हूँ जो मैंने किया वो बहुत ज्यादा गलत था, लेकिन जो मेरे साथ आज हुआ उससे मैं समझ चुका हूँ कि मैंने जो भी किया था वो कितना ज्यादा गलत था। दीपक, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। मुझे मेरे काले रंग से भी कोई परेशानी नहीं थी। मेरा काला रंग मुझ पर खिलता था। मुझे मेरे काले रंग पर गुरूर था, लेकिन तुमने मेरा गुरूर चकनाचूर कर दिया। हाँ मुस्कान, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम जैसी थी वैसे ही सुंदर लगती थी। तुमने जो भी ये मेकअप ट्रीटमेंट करवाया है, प्लीज इसे अभी के अभी हटा दो। दीपक मुस्कान से काफी ज्यादा माफी मांगता है और उसे बहुत देर तक मनाता है, लेकिन मुस्कान को इतना ज्यादा बुरा लगता है कि वो दीपक को माफी नहीं करती। तभी दीपक उससे कहता है, मुस्कान, क्या तुम अपना कॉलेज खत्म होने के बाद इसी नए साल के दिन मुझसे शादी करोगी? शादी का प्रपोजल सुनकर मुस्कान चौंक जाती है। ये तुम क्या कह रहे हो? कल तक तो तुम मुझे मेरे काले रंग को लेकर इतने ताने दे रहे थे और आज जब मैं इतनी सुंदर लगने लगी हूँ तो तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो? मैं तो तुम्हें कॉलेज के पहले दिन से ही पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैं तुम्हें डेट करूँगा तो कॉलेज में मेरा मजाक बन जाएगा। लेकिन अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर दीपक अपने घुटने पर बैठ जाता है और अपना हाथ मुस्कान की तरफ आगे करके उससे उसका हाथ मांगता है। दीपक की सारी बातें सुनने के बाद मुस्कान का दिल पिघल जाता है और वो दीपक को हाँ कर देती है। तभी दीपक उससे कहता है, मुस्कान, अब तुम पहले की तरह हो जाओ। तुम जैसे पहले थी मुझे वैसी ही पसंद हो। मुझे भी मैं वैसे ही पसंद हूँ। दोनों के मानने और मनाने के बाद वो अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। फिर जैसे ही मुस्कान का कॉलेज खत्म होता है तो नए साल के दिन ही दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं
और अब दीपक को मुस्कान के काले रंग से कोई परेशानी नहीं थी। वो गर्व से अपनी पत्नी को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है और उसे सराखों पर बैठा कर रखता है।